बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। विस्तार से हमने इसकी चर्चा कर ली थी। अब हम जानेंगे इस अध्याय में समकालीन विश्व में सुरक्षा के बारे में। जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, हम अक्सर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्दों से परिचित होते हैं। ये शब्द हमारे सामने बार बार आते हैं और हम शायद ये समझ लेते हैं कि सुरक्षा का हमें अर्थ पता है या राष्ट्रीय सुरक्षा का हमें अर्थ पता है। या फिर कई बार किसी बहस को रोकना हो तो ये कह दिया जाता है कि ये राष्ट्र की सुरक्षा का मसला है, ये सुरक्षा से संबंधित मसला है, ये संवेदनशील मुद्दा है, तो इस पर बात ना की जाए। हमेशा ऐसा माना जाता है कि सुरक्षा है वो कोई 7 तालों के भीतर की चीज़ है। इसका जो कहीं की लेन देन है वो आम जनता से नहीं है। सुरक्षा से संबंधित बातें, सुरक्षा से संबंधित कहीं की चिंता या फिर इससे संबंधित सभी जानकारी हर एक को नहीं होनी चाहिए, ऐसा अक्सर मान लिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहती। इस अध्याय के अंतर्गत हम सुरक्षा के बारे में एक सही सहज समझ विकसित करेंगे। साथ ही हम इस अध्याय में जानेंगे सुरक्षा के 2 विभिन्न नज़रिए, 2 विभिन्न तरीके और उनके बारे में विचार विमर्श करते हुए व्यापक अर्थ में हम एक सुरक्षा को जान पाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा को जान पाएंगे और किस तरह से सुरक्षित रह सकती है हमारे राष्ट्र और कहीं की एक आम नागरिक की सुरक्षा की बात करेंगे तो कौन कौन सी बातें, कौन से दायरे सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं, किसे हम सुरक्षा के अंतर्गत लेते हैं, इन सारी बातों का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे अपने इस अध्याय में। तो अब सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि सुरक्षा है क्या, किसे हम सुरक्षा कहेंगे। तो आप कहेंगे किसी भी तरह के खतरे से और बचाव ही सुरक्षा है। तो अगर हम इस बात को सुरक्षा मान ले, क्योंकि सामान्यतः हम यही मानते हैं कि किसी भी खतरे से बचाव हो, हम सुरक्षित रहें, तो उसे हम सुरक्षा मान लेंगे। तो अब आप एक बार सोच के देखिए कि जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर कदम रखता है वो कहीं ना कहीं असुरक्षित होता है। कोई भी घटना उसके साथ हो सकती है। बहुत सारी खबरें हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी पर आती हैं। हर महीने में कितने सारे लोग हैं जो कि दुर्घटनावश जान गंवाते हैं और बहुत सारी ऐसे कई घटनाएं जिक्र हो जाती हैं। और घर से बाहर ही क्यों, घर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को जान गंवानी पड़ती है। तो फिर क्या माने कि इंसान कहीं भी सुरक्षित नहीं है और ये सारे के सारे मसले हम सुरक्षा के दायरे में ले लें। किस मुद्दे को हम सुरक्षा के दायरे में लें? अगर हम घर से बाहर निकलना, व्यक्ति के साथ किसी तरह की घटना दुर्घटना होना, घर के अंदर भी किसी तरह की दुर्घटना हो जाना, इन सारे ही मसलों को सुरक्षा के दायरे में लेने लग जाएंगे तो व्यक्ति का जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा या कहीं कि नामुमकिन सा हो जाएगा। क्योंकि खतरा तो मानव के जीवन में हर कदम पर है, हर पल है, हर क्षण है। तो हर एक खतरे को हम सुरक्षा के दायरे में नहीं ले सकते। उस हर एक खतरे को हम कहीं की सुरक्षा की परिभाषा में लेकर उसके लिए हम प्रयास नहीं कर सकते। तो फिर कौन से मुद्दे को सुरक्षा के दायरे में लें? क्या राष्ट्र की सुरक्षा ही सुरक्षा है, या फिर एक समाज की सुरक्षा ही सुरक्षा है, या फिर कहें कि हम सरकार की सुरक्षा ही सुरक्षा है, या फिर व्यक्ति मात्र की कौन कौन सी बातों को सुरक्षा के दायरे में हमें लेना है? तो चलिए जानते हैं क्या है सुरक्षा। देखिए, सुरक्षा का अर्थ सामान्यतः लिया जाता है खतरे से आज़ादी के रूप में। लेकिन सवाल वही उठता है कि हर खतरे को सुरक्षा पर खतरा माना जाना चाहिए कि बहुत सारे खतरे आज हमारे आसपास, हमारे चारों ओर हैं। तो क्या हम हर तरह के खतरे को सुरक्षा पर खतरा मान लें? लेकिन सुरक्षा विषयक अध्ययन करने वाले लोगों ने ये कहा कि केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। कि जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो, केवल उन्हीं विषयों को हमें सुरक्षा विषयक बनाना चाहिए। लेकिन फिर अब एक सवाल उठता है। क्या सवाल उठता है कि किसके केंद्रीय मूल्य? क्या वो केंद्रीय मूल्य सरकार के हों या फिर वो नागरिकों के हों? और क्या सभी सरकारों के केंद्रीय मूल्य, आज इतनी सारी सरकारें हैं पूरे विश्व के अंतर्गत, विभिन्न देशों की सरकारें हैं, तो क्या सभी सरकारों के केंद्रीय मूल्य समान हैं? और इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे लोग हैं, तो क्या सभी नागरिकों के केंद्रीय मूल्य समान हैं? और अगर समान नहीं है, और निसंदेह केंद्रीय मूल्य समान नहीं हो सकते, ना सभी सरकारों के समान हैं, ना सभी नागरिकों के समान हैं, तो फिर निष्कर्ष ये निकला कि सुरक्षा का रिश्ता है वो बड़े गंभीर रिश्तों से है, बड़े
गंभीर खतरों से है। ऐसे खतरे जिनको रोकने का उपाय न किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों की अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। सुरक्षा अपने आप में बहुत ही भूल भुलैया वाली बात है, एक बहुत ही बहस वाला मुद्दा है, क्योंकि हमने देखा कि सभी नागरिकों के लिए, विश्व के जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनके लिए सुरक्षा का जो परिभाषा है या फिर केंद्रीय मूल्य हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते। वैसे ही अनेकों सरकारों के केंद्रीय मूल्य भी एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े विवाद का, बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा, कि कौन से केंद्रीय मूल्यों की क्षति को सुरक्षा पर खतरा माना जाए और किस किस बातों को, किन किन खतरों को और हम कहें कि सुरक्षा की अंतर्गत लेकर आएँ, सुरक्षा की परिभाषा में लेकर आएँ। सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं की दो कोटियां हैं, एक है पारंपरिक धारणा और एक अपारंपरिक धारणा। इन दोनों धारणाओं के अंतर्गत हम सुरक्षा को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं पारंपरिक धारणा को। सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है उसका ताल्लुकात है वो है बाहरी सुरक्षा से, कि बाहर की तरफ जो खतरा हो, बाहर से कोई खतरा हो तो उसको सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंतर्गत शामिल किया गया है। यहाँ सैन्य खतरे को किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है और खतरे का स्रोत है दूसरा मुल्क। सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी भी देश के केंद्रीय मूल्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। किसी भी देश के केंद्रीय मूल्य हम मान सकते हैं, संप्रभुता उस किसी भी राष्ट्र का केंद्रीय मूल्य है, अपने नागरिकों की सुरक्षा है। तो कोई अन्य राष्ट्र जब उस पर हमला करता है तो इस तरह के केंद्रीय मूल्यों की क्षति उस राष्ट्र को पहुंचती है। तो पारंपरिक धारणा के अंदर सुरक्षा की, कोई बाहरी हमला हो, बाहरी सैन्य हमला हो, हमला करने वाला दूसरा मुल्क हो, तो उसे सुरक्षा पर खतरा माना जाता है। सैन्य कार्रवाई में आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा होता है और इस वजह से पारंपरिक धारणा के अंदर जो बाहरी आक्रमण है, बाहरी सैन्य हमला है, तो बाहरी सुरक्षा को यहाँ महत्वपूर्ण माना है। बाहरी आक्रमण से जो खतरा है उसको यहाँ पर हमने बाहरी खतरा है उसको हमने सुरक्षा के लिए एक चिंता वाला विषय माना है। युद्ध की स्थिति में किसी भी सरकार के पास तीन विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प बचता है आत्मसमर्पण करना, दूसरा बिना युद्ध किए दूसरे पक्ष की बात मान लेना और तीसरा दूसरे पक्ष को पराजित कर देना, मतलब कि इस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन करना कि जो दूसरा पक्ष है वो सहम कर अपने आप चुप बैठ जाए। यहाँ बात आत्मसमर्पण की करें, अगर कोई राष्ट्र आत्मसमर्पण करता है लेकिन वो इसको अपनी देश की नीति के रूप में प्रचारित नहीं करेगा, उसका उपयोग नहीं करेगा। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध है वो युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है, कि होने वाले युद्ध की जब आशंका हो तो उसको रोकने का प्रयास किया जाए, तो इसे अपरोध कहा जाता है। साथ ही परंपरागत सुरक्षा नीति का एक और तत्व है वो है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन हम सभी जानते हैं, कुछ देश छोटे हैं, कुछ देश बड़े हैं और अक्सर जब ये छोटे बड़े देश एक दूसरे के साथ साथ, हम सभी जानते हैं कि आपस में इनकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, विभिन्न मुद्दों पर बहुत सारे कहीं की मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं और ऐसे में कोई बड़ा देश चाहे वो अपनी शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहा हो, चाहे वो इस तरह का व्यवहार वर्ताव भी नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी कोई दूसरा देश आसानी से उसके प्रति आशंकित हो सकता है कि ये राष्ट्र कभी ना कभी उस पर हमला कर देगा। तो ऐसे में किसी राष्ट्र के द्वारा हमले किए जाने की आशंका के कारण राष्ट्र उसके बराबर शक्तिशाली बनना चाहता है या फिर कुछ ऐसे प्रयास करता है कि जो कहें कि उसकी शक्ति के बराबर वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो यही व्यवस्था कहलाती है शक्ति संतुलन, अर्थात राष्ट्र एक दूसरे के साथ शक्ति में बराबरी में आना चाहते हैं ताकि कोई अधिक शक्तिशाली राष्ट्र की तरफ से उन पर हमला होने की आशंका ना हो। देखिए, कुछ देश छोटे तो कुछ देश बड़े होते हैं और इनका इशारा मिल जाता है इनको कि भविष्य में इन्हें किस देश से खतरा हो सकता है और यह देखकर कि कोई देश बहुत ताकतवर है भांपा जा सकता है कि ये देश भविष्य में हमलावर हो सकता है। हालांकि वर्तमान में उसका कोई भी व्यवहार वर्ताव ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आसानी से इस बात के लिए आशंकित हो जाता है कोई भी राष्ट्र कि ये राष्ट्र भविष्य में शायद हमला कर सकता है।
ऐसे में शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में करने की जी तोड़ कोशिश और राष्ट्र द्वारा की जाती है। हर सरकार है वो दूसरे देश से शक्ति संतुलन को लेकर संवेदनशील रहती है। मतलब कि हर राष्ट्र है वो दूसरे देश के साथ बराबर शक्तिशाली बनना चाहता है, चाहे वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ाकर, अपनी प्रौद्योगिकी ताकत बढ़ाकर, अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाकर, या फिर अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर सहयोग संबंध बनाकर, गठबंधन बनाकर। लेकिन हर एक सरकार इस बात के प्रति संवेदनशील रहती है कि वो अन्य राष्ट्र के साथ शक्ति संतुलन बनाकर रखे, अर्थात शक्ति के मामले में उसके बराबर आने का प्रयास करती है। ज़्यादातर कवायद है वो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की ही होती है, और आर्थिक और प्रौद्योगिकी ताकत भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही सैन्य शक्ति का आधार होती है। तो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाकर ये राष्ट्र शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में परंपरागत सुरक्षा नीति का एक और जो तत्व आता है वो है गठबंधन बनाना। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और ये सैन्य हमले को रोकने के लिए एक साथ कदम उठाते हैं, समवेत कदम उठाते हैं। साथ ही ये संधि है, इसमें स्पष्ट तौर से ये बात तो सामने रखी जाती है कि खतरा किससे है। इस संधि में ये बात, जब ये राष्ट्र आपस में गठबंधन करते हैं, आपस में एक दो समूह बनाते हैं, तो ये बात स्पष्ट होती है कि उन्हें खतरा किससे है, किस ताकतवर राष्ट्र से है या फिर किस समूह से है। और इसके लिए वो एक शक्ति संतुलन बनाने के लिए कहीं की गठबंधन बनाते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं, और जब भी कोई हमला होता है तो उसे रोकने के लिए एक साथ प्रयास किए जाते हैं, समवेत कदम उठाने के प्रयास किए जाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, और जब राष्ट्रीय हित बदलते हैं तो गठबंधन भी बदल जाते हैं। और इसका महत्वपूर्ण उदाहरण अगर हम देखें तो शीत युद्ध जब चल रहा था, तो शीत युद्ध काल के दौरान सोवियत संघ की शक्ति को कम करने के लिए अमेरिका ने कई इस्लामिक उग्रवादियों को समर्थन दिया था, इस्लामिक उग्रवादी संगठनों को समर्थन दिया था। लेकिन बाद में उन्हीं इस्लामिक उग्रवादी संगठनों में से एक अल कायदा ने अमेरिका पर आतंकवादी हमला किया, और अब अमेरिका का जोर उस इस्लामिक उग्रवादी संगठन के खिलाफ हो गया था, या फिर उसकी शक्ति को कम करने के लिए हो गया था। तो इस तरह से जब राष्ट्रीय हित बदलते हैं तो इन गठबंधनों के मायने भी बदल जाते हैं। तो ये जाना हमने गठबंधन के बारे में। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा से बाहर होता है। यहाँ हम जब परंपरागत धारणा पढ़ रहे हैं सुरक्षा की, तो ये माना जाता है कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है वो बाहर से है, किसी बाहरी समूह से है, किसी बाहरी राष्ट्र से है। तो यहाँ बाहरी सुरक्षा के मसले को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इस निर्भय मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं जो देशों के व्यवहार और वर्ताव पर अंकुश रखने में सक्षम हो, क्योंकि हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ऐसी कोई सरकार नहीं है जो कि नियमाचार बना सके, जो कि राष्ट्रों के व्यवहार वर्ताव को निर्धारित कर सके, और जो कि इस तरह की व्यवस्था कर सके कि कोई उन नियमों को, उन आचरणों को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ किस तरह के प्रतिबंध या किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो इस वजह से एक कहीं की एक भय मुक्त वातावरण नहीं है। और अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो वो संगठन भी अभी इतना शक्तिशाली नहीं बन पाया है कि वो इस तरह के नियमाचार या फिर इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के कानून बना दे कि सभी राष्ट्रों को उनको मानना अनिवार्य हो जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ है वो आज भी अपने सदस्य राष्ट्रों का कहीं की एक तरह से दास है, और उन राष्ट्रों की नीतियों के, उन राष्ट्रों की मनोवृत्ति के अनुरूप ही उसका संचालन होता है। तो यही कारण है बाहरी सुरक्षा के प्रति आशंकित रहने का, बाहरी खतरे महसूस करने का पारंपरिक धारणा के अंतर्गत, क्योंकि विश्व व्यवस्था में अभी तक ऐसी कोई सरकार या फिर ऐसा कोई संगठन नहीं बन पाया है जो कि राष्ट्र के आचरणों को नियंत्रित कर पाए, जो कि राष्ट्र के आचरण हैं उनको एक तरह से एक नियमों के अंतर्गत ढाल सके। तो राष्ट्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि उन्हें किस तरह के आचरण, किस तरह का व्यवहार, किस तरह का बर्ताव करना है। इसलिए आसानी से कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति आशंकित हो सकता है कि ये राष्ट्र भविष्य में मुझ पर हमला कर दे।
आगे हम जानेंगे आंतरिक सुरक्षा। पारंपरिक धारणा में आंतरिक सुरक्षा की भी बात की जाती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस पहलू पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया था। पारंपरिक धारणा में बाहरी सुरक्षा की हमने बात की, उस पहलू पर वहां बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, उस पहलू को मुख्य और महत्वपूर्ण रखा गया था, जबकि आंतरिक सुरक्षा है वो परंपरागत धारणा में इतना जोर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में नहीं दिया गया था। दुनिया के अधिकांश ताकतवर देश थे वो अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त थे और ऐसा लगता था कि 1945 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न हैं। अधिकांश यूरोपीय देशों के सामने सीमा के भीतर बसे समुदायों या वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था। इस कारण इन देशों का ध्यान था वो सीमा पार के खतरों पर था। और सीमा पार के खतरे कौन से थे? एक खतरा तो था कि यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में चल रहे खून खराबे की चिंता थी, और साथ ही पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दो गुटों में बंट चुका था, अमेरिकी गुट और सोवियत गुट। तो इन दोनों गुटों के जो राष्ट्र थे उनमें भी आपस में एक प्रतिद्वंदिता थी, आपस में एक होड़ थी, उनमें भी आपस में युद्ध की आशंका थी, खून खराबे की आशंका थी। इसलिए इन राष्ट्रों का अधिकतर ध्यान बाहरी मुद्दों पर था, बाहरी मसलों पर था, बाहरी सुरक्षा पर था। अंदरूनी सुरक्षा का मसला पारंपरिक अवधारणा में इतना महत्वपूर्ण नहीं था। शीतयुद्धकालीन दौर की बात करें तो 1940 के दशक के उत्तरार्ध में उपनिवेशों ने आज़ाद होना शुरू किया और इसके सुरक्षा सरोकार अक्सर यूरोपीय ताकतों के समान ही थे। कुछ नव स्वतंत्र देश किसी न किसी गुट के सदस्य बन गए थे। और सुरक्षा की चिंता क्यों थी? सुरक्षा की चिंता इसलिए थी क्योंकि जब राष्ट्र जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे वो अलग अलग खेमों में बंट रहे थे, तो दूसरे खेमे में जाने वाले राष्ट्र के प्रति चिंता होने लग गई थी दूसरे राष्ट्र को कि वो मेरे विरोधी खेमे में है वो राष्ट्र, तो आने वाले वक्त में वो मुझ पर हमला कर सकता है। और उस राष्ट्र से एक अपनी बाहरी सुरक्षा की चिंता राष्ट्रों को होने लगी थी। इसलिए उन्होंने भी उस सुरक्षा के लिए, यानी कि जो दूसरे समूह में शामिल हो चुका है राष्ट्र, तो उसके हमले से सुरक्षित होने के लिए उन्होंने भी दूसरे गुट में शामिल होने का रास्ता अख्तियार किया था। तो देखिए, दूसरे खेमे में जाने वाले अपने पड़ोसी देश से दुश्मनी, साथ ही दूसरे गुट के नेता से दुश्मनी और औपनिवेशिक शासकों के हमले का डर, तो ये सारे के सारे डर उस वक्त नव स्वतंत्र राष्ट्रों को सता रहे थे। साथ ही नव स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने और भी परेशानियां थी। वो क्या थी? वो थी कि यूरोपीय देशों से ये दो मायने में अलग था एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों की चुनौतियां। कैसे अलग थी? क्योंकि इन्हें अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका थी, क्योंकि इनको पड़ोसी देशों के साथ अपने सीमा क्षेत्र, भू क्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर झगड़े थे। और इन्हीं झगड़ों के कारण इनको आशंका थी कि पड़ोसी राष्ट्र उन पर हमला कर सकते हैं। साथ ही अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता इनको सता रही थी और अलग अलग राष्ट्र की मांग के लिए अलगाववादी अलग राष्ट्र की मांग पर तुले थे और पड़ोसी देश इनको बढ़ावा दे रहे थे। तो इस तरह की समस्याएं सुरक्षा पर एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने उस वक्त आ रही थी। साथ ही सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों की अगर हम बात करें तो यहाँ न्याय युद्ध यूरोपीय परंपरा का एक शब्द है। इसके अनुसार युद्ध केवल तभी होना चाहिए जब और कोई विकल्प शेष नहीं हो, यानी कि बल प्रयोग अंतिम उपाय होना चाहिए किसी भी समस्या के समाधान का। साथ ही युद्ध है वो केवल आत्मरक्षा के लिए हो और युद्ध में सीमित साधनों का इस्तेमाल किया जाए, जितना आवश्यक है उतनी ही हिंसा की जाए। सैनिकों द्वारा आयुधों का इस्तेमाल या फिर कहें कि हिंसा का इस्तेमाल तब ही किया जाए जब ये बहुत आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक सैनिकों द्वारा ना हिंसा का इस्तेमाल करना था और ना ही आयुधों का, शस्त्रों का इस्तेमाल करना था। सेना द्वारा इतना ही बल प्रयोग जितना कि आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है, और बल प्रयोग केवल तभी करना जब बाकी सारे के सारे प्रयोग असफल हो जाएं, बाकी सभी तरीके असफल हो जाएं। साथ ही सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में देशों के बीच सहयोग भी है। सहयोग किस तरह का? सहयोग है निरस्त्रीकरण का, अस्त्र नियंत्रण का और विश्वास की बहाली का। उदाहरण अगर हम देखते हैं
तो 1972 की जैविक हथियार संधि, जिस पर 155 से ज़्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए और इन हस्ताक्षर करने वालों में सभी महाशक्तियां भी शामिल थीं। साथ ही 1992 की रासायनिक हथियार संधि, जिस पर 181 देशों ने हस्ताक्षर किए। तो सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में एक न्याय युद्ध है। न्याय युद्ध के अंतर्गत हिंसा का प्रयोग, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग और युद्ध अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए। बल प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए। जब बाकी सारे प्रयोग असफल रह जाएं, बाकी सारे तरीके असफल हो जाएं, तब ही युद्ध होना है। और युद्ध के दौरान भी ये ध्यान रखना है कि आवश्यकता से अधिक हिंसा उस वक्त नहीं होनी चाहिए। साथ ही सहयोग की बात यहाँ पर है। सहयोग में निरस्त्रीकरण के अगर हम उदाहरण देखें तो विभिन्न संधियों के माध्यम से और ये प्रयास किए गए इस तरह के अस्त्र नियंत्रण के कि किस तरह के अस्त्र शस्त्र हैं वो ज़्यादा नहीं बनाए जाएं। साथ ही 1972 की एंटी बैलिस्टिक संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों के रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। संधि में दोनों देशों ने सीमित संख्या में ऐसा रक्षा प्रणाली तैयार करने की अनुमति थी। अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि और परमाणु अप्रसार संधि 1968। परमाणु अप्रसार संधि के बारे में देखें तो जिन देशों ने 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे, उन्हें हथियार रखने की छूट थी। लेकिन जो देश 1967 तक परमाणु हथियार नहीं बना पाए थे, उन्हें ऐसे हथियार हासिल करने पर यह संधि रोक लगाती थी। तो इस संधि ने परमाणुक आयुधों को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर है कि इन्हें हासिल करने वाले देशों की संख्या इस संधि ने जरूर कम कर दी थी। अब हम बात करेंगे विश्वास बहाली की कि जो सुरक्षा का परंपरागत तरीके हैं उसके अंतर्गत विश्वास बहाली भी एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो क्या है विश्वास बहाली? इस विश्वास बहाली के द्वारा हिंसाचार कम किया जा सकता है, क्योंकि सैन्य टकराव और प्रतिद्वंदिता वाले देश हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी सूचनाओं का और विचारों का नियमित आदान प्रदान करेंगे विश्वास बहाली के लिए। कि दो देश जिनको आपस में आशंका है एक दूसरे के हमला करने की, वो अब अपनी सभी कहें कि हथियारों के बारे में, अपनी सैन्य ताकतों के बारे में एक दूसरे देश के साथ अपनी सूचनाएं साझा करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। देखिए, दो देश अपने फौजी मकसद और सैन्य योजनाओं के बारे में एक दूसरे को बताते हैं और इस बात का आश्वासन यहाँ पर दिया जाता है कि वो किसी भी तरह के अचानक हमले की कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। और इस तरह की सूचना का आदान प्रदान करके उन दोनों देशों के बीच एक विश्वास बहाली कायम की जाती है। प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी में पड़कर जंग के लिए आमदा नहीं हो जाए, इसलिए ये एक कहें कि विश्वास बहाली अच्छा उपाय है, सुरक्षा का एक अच्छा तरीका है कि इसमें आपस में सूचनाएं आदान प्रदान की जाती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई राष्ट्र है वो अपनी सुरक्षा के लिए ही प्रयास कर रहा है, उसका कोई मकसद या ऐसी कोई उद्देश्य नहीं है कि वो पड़ोसी राष्ट्र पर हमला करे, लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से पड़ोसी राष्ट्र उस देश के प्रति आशंकित हो सकता है और दोनों देशों के बीच में एक हथियारों की होड़ या फिर कहें कि एक युद्ध का माहौल या वातावरण बन सकता है। ऐसे में विश्वास बहाली कायम करना, दोनों राष्ट्रों को एक दूसरे का आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करना एक कहें कि सुरक्षा का एक सही तरीका है, परंपरागत अच्छा तरीका है। तो ये हमने जाना परंपरागत सुरक्षा की धारणा के बारे में। कि परंपरागत सुरक्षा की धारणा की हम बात करें तो परंपरागत सुरक्षा की धारणा में सुरक्षा का ज़्यादातर जो मसला है, मुद्दा है, वो बाहरी सुरक्षा से है कि बाहरी खतरे राष्ट्र को हैं, बाहर से खतरे हैं, वो आक्रमण करने वाला कोई दूसरा मुल्क है, कोई दूसरा समूह है और यहाँ इनके बचाव के उपाय भी इसी तरह के हमने देखी। वो विश्वास बहाली है, वो निरस्त्रीकरण है, राष्ट्रों का आपस में सहयोग है या फिर न्याय युद्ध है। तो ये थी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। अब हम लेते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैविक हथियार संधि कब हुई थी और परमाणु हथियार संधि क्यों विवादित है? दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और दोनों के ही आंसर आपको खोजने हैं और लिखने हैं। बहुत अच्छी जानकारी है ये और ये आपको जुटानी है कि जो परमाणु हथियार संधि है वो क्यों विवादित है, इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। भारत ने भी इस संधि का
और विरोध किया है तो क्या कारण है उसके, ये सारी जानकारी जुटाकर आपको एक अच्छा सा आंसर तैयार करना है। धन्यवाद।